के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 टॉपिक्स मिला के टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आधे से भी ज्यादा सिर्फ 3 टॉपिक्स से आते हैं। कुल मिला के 12 या 14 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, मगर सिर्फ ये 3 टॉपिक्स मिलके 60% वेटेज रखते हैं। अभी भी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी सर, उसमें भी शायद क्वांटम ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वांटम के 8 क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम। जी हाँ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांटम केमिस्ट्री, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मगर ये टॉपिक्स थोड़े से, जितना वेटेज ज्यादा उतना ही वो टॉपिक टफ भी होता है थोड़ा सा। क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, थर्मोडायनेमिक्स टफ है। काइनेटिक्स आसान है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स तो थोड़ा सा आप कर ही लोगे। बट क्वांटम और थर्मो के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर थोड़ा सा फिजिकल टफ लगता है, ऐसा होता ही है। जी सर, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, दोस्त लोग जिन्हें फिजिकल केमिस्ट्री, मैं खुद की बात करता हूँ कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल लगता था। राइट, तो उनके लिए क्या है कि ये 2-3 टॉपिक है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। फिजिकल स्पेक्ट्रा है, ग्रुप थियरी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये 3 टॉपिक्स करने में कंपैरेटिवली आसान भी है, मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे अभी हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, परोस 5 बजे मेरा सेशन होता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। ये टॉपिक भी है, ये भी बहुत स्कोरिंग है, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ इसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, सो वो भी टॉपिक करना चाहिए, बट याद रखिए कि उतना ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, 6 से 8 मार्क्स आ सकते हैं उसमें। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप थियरी, स्पेक्ट्रा, ये 12 से 16 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो वैसे ही सर मैंने जब भी मुझे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल लगता था, मतलब मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से मार्क्स चाहिए थे, और मुझे आप ही लोगों की तरह कुछ प्रॉब्लम्स होती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, खासतौर से फिजिकल के। तो सर मैंने 4 चैप्टर बहुत अच्छे से करके गया था, फिजिकल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी जो स्टार्टिंग वाला नस्ट इक्वेशंस वगैरह जो सेल्स है, हाँ मतलब जो इजी लगता है उतना मैंने कर लिया। और उसके बाद में ग्रुप थियरी, वहां पर भी कुछ हमें कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होता है, कैरेक्टर टेबल वो तो हमें गिवन होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री, उसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट वगैरह, बस आपका सिंपल सा प्लस माइनस वाला आपका कैलकुलेशन। तो फिजिकल स्पेक्ट्रा के सर पार्ट सी में मुझे 2 क्वेश्चंस मिल गए 4 मार्क के, तो वहां से 8 मार्क्स हो गए। ग्रुप थ्योरी हमारे टाइम पे 12 मार्क्स के लिए पूछा था, वहां से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस कर लिया। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं, हम पहले से माइंड में बिठा लेते हैं ना कि फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल है, तो सबसे पहले वो डर को निकालना है। जब आप वो डर को निकाल दोगे तो फिर आप वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक, तीनों कर लोगे। तो पहली बार जब मैंने ऐसे सोचा था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भरोसे हो जाएगा सर, फिर मैंने अपनी ही गलती से सीखा, पहली बार मेरा नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार जब मैंने फिजिकल स्टार्ट किया तब मेरा हुआ। तो याद रखना ये गलती कभी मत करना, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भरोसे कर लूंगा, इनऑर्गेनिक फिजिकल के भरोसे कर लूंगा, तो नहीं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा, तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है कि आप पूरा ना करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कर जाना जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, और उसी से आपका जीआरएफ आएगा। अगर आप 2 के भरोसे पर जा रहे हो तो फिर हम बोल सकते हैं ये खतरों के खिलाड़ी है सर। बिल्कुल हम ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर प्रियंका पूछ रही है सरफेस केमिस्ट्री, ये सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये सारे या इक्विलिब्रियम का भी पार्ट है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारे टॉपिक्स हैं, बट ये बहुत लो वेटेज टॉपिक्स है। उनमें से सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि आसान टॉपिक है, बट वेटेज भी कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हम यहाँ पे लेकर आए। तो अर्थात सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी बताइए हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर करते हैं तो उससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम देखने मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होगा कि पहली स्टेप में आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट का क्वेश्चंस देखने मिलेगा, जहां पर कार्बोकैटायन, कार्बन आयन ऐसे इंटरमीडिएट बन रहा होगा। सेकंड स्टेप में फिर आपको पेरिसाइक्लिक वगैरह। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जहां पर जो हमारे दोस्त लोग हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है, तो जहां पर आपको कंबाइन क्वेश्चंस देखने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं ना जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो करके ही जाना है, और ये बहुत हाईली वेटेज के आपके टॉपिक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों रखा जाता है। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ही दुनिया है, यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बस हम कुछ ट्रिक्स से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री बस आप ट्रिक फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसा सोच रहे कि सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और आप लोग देख लेना एनालिसिस करके, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आपको 12 से 15 मार्क्स के लिए CSIR नेट में और गेट में भी अच्छे खासे मार्क्स में, सेट में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान और ट्रिकी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये भी क्योंकि आपको डाटा गिवन होता है, जैसे हम बचपन में हम देखते थे ना, एक न्यूज़पेपर में एक इमेज आती थी और वहां पर आपको पूछा जाता है फाइंड द डिफरेंसेस, आपको क्या डिफरेंस पहचानना है। सेम ऐसे ही स्पेक्ट्रा में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको डाटा गिवन होगा, वो डाटा को मैच करना है, सिर्फ सही क्वेश्चन, सही जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसे पहचानना है। मतलब एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन से मतलब आपको डाटा गिवन होता है, सब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए भी नहीं, 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, और 4 मार्क्स CSI नेट में बहुत होते हैं। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 2 चैप्टर भी अगर आप कर लोगे ना, तब भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त लोग हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, और मैं आपको 2-3 चैप्टर बता देता हूँ, जैसे एरोमेटिसिटी, यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है लेकिन एरोमेटिसिटी, वहां से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी यहाँ पर रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी, वहां पर आपको देखने मिला था, सिंपल से 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, हकल्स रूल को फॉलो करना है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में R और S कॉन्फ़िगरेशन, ये इजी पार्ट होता है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी जो भी हमारे 2 दोस्त लोग हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। अभी जिन्हें सब करना है भाई, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट, उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म, और होता है भाई यहाँ पर रिएजेंट। ठीक है, ये जो आपके 3 टॉपिक नजर आ रहे हैं ना, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, तो ये बहुत हाईली वेटेज टॉपिक है। अगर आपको अच्छे खासा मार्क्स चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बस ये 3 चैप्टर को अच्छे से कर जाओ, यहाँ पर आप अच्छा खासा स्कोर करोगे। रिएजेंट सबसे हाईली वेटेज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक है, तो ये सिर्फ 30-32 मार्क्स के लिए सिर्फ रिएजेंट पूछा जाता है। 30-32 मार्क्स, इसके अंदर आपके ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट आ जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स आ जाएंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट आप लोगों ने देखा होगा, इनोलेट केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, जिसके अंदर सारे नेम रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस है, सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर कार्बोकैटायन के अलग, कार्बोनाइन के अलग, कार्बिन के अलग, नाइट्रीन के अलग, फ्री रेडिकल के अलग। तो यहाँ से आपको कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत देखने मिलते हैं। तो याद रखना, यही आपको देकर जाता है 52-60 मार्क्स टोटल। अगर ये 3 चैप्टर अगर आप करते हो ना, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म और रिएजेंट, तो ये आपको देकर जाएगा 60 मार्क्स के आसपास। 60 मार्क्स के भी कभी कभी ऊपर आपको देखने मिलता है। बाकी जो आपके चैप्टर है, बिल्कुल इससे ज्यादा ही है। मतलब ये 3 चैप्टर जिसने कर लिया ना, बस ऑर्गेनिक उसका अच्छा खासा मार्क्स से हो गया। तो ये 3 चैप्टर, और इसका सीक्वेंस कैसा है, पहले आप इंटरमीडिएट पढ़ो, उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिर उसके साथ में रिएजेंट के साथ में उसकी डील करो। ठीक है, तो ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो आप सभी को पता है कि आप मैकेनिज्म कर लेते हो, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में फंस जाते हो। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फल्किनैन मॉडल, क्रैम मॉडल, डेकेलिन सिस्टम, साइक्लोहेक्सेन, ये आपको आना ही चाहिए। ये तो आप मुझे पता है, हम 11-12 से पढ़ते आते हैं, BSc में भी हमने पढ़ा था, MSc में भी, तो इसमें कुछ हम नया नहीं पढ़ते, तो ये तो सब लोगों को आ ही जाएगा। क्या बोले, और पेरीसाइक्लिक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के लिए मार्क्स, पेरीसाइक्लिक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा यहाँ पर हमने देखा कि सर यहाँ पर ये 15-20 मार्क्स के लिए आता है, और यहाँ से ये आपको देखने मिलता है 8-10 मार्क्स के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग कांचन जी। चलो, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके बुनियाद पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो 2 चैप्टर कहाँ पर है, तो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशंस केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखना, इस बार ही नहीं, आपके कोई भी CSI नेट की एग्जाम उठा लो, क्योंकि इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है।
तो जिस जो टॉपिक के ऊपर रिसर्च होता है उसी के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक और ये टोटल मिलाकर ही आपको 70 to 80 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। ठीक है, याद रखना कोऑर्डिनेशंस और ऑर्गेनोमेटालिक, और ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं जैसे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, कोऑर्डिनेशंस में स्पेक्ट्रा वाले, ठीक है, सीएफएससी कैलकुलेट करना, बहुत आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल चीजें नहीं पूछी जाती। तो ये दो चैप्टर अगर कोई इग्नोर करने का सोच रहा है ना, तो मतलब आधा इनऑर्गेनिक को खा डाले। ठीक है, तो आधा इनऑर्गेनिक इसी के ऊपर डिपेंड है, कोऑर्डिनेशंस और ऑर्गेनोमेटालिक के ऊपर। और अगर कुछ करना है एक्स्ट्रा जिसमें हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माहिर बनना है, तो यहाँ पर बाय इनऑर्गेनिक कर लो। यहाँ से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस 10 to 12 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको पूछा आएगा। उसके बाद में इनर ट्रांजिशंस मैटर, मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं यब ब्लॉक की, और फिर आ जाता है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, मेन ग्रुप में कुछ ऐसी फैमिली होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, जैसे क्लोजोबोरेन, निडोबोरेंस, अरेगनो, उसका स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें, उसके कुछ रिएक्शंस बोरेंस की, बोरेजिन वगैरह, बोरेजिन की रिएक्शंस। लेकिन जो बाकी आपकी फैमिली है जैसे नाइट्रोजन्स फैमिली, हैलोजन्स फैमिली, उससे आपको थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। ठीक है, तो उसे भी पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे नाइट्रोजन में फॉस्फेजीन वगैरह है तो उसे पढ़कर जाओ। ठीक है, निखिल पूछ रहे हैं सीयूईटी पीएचडी के लिए कोई शॉर्ट वीडियो बनाइए। जरूर बनाएंगे, बट आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, ये लोग भी पीएचडी एंट्रेंसेस है, इन सभी का सिलेबस कुल मिला के सीएसआर नेट के सिलेबस के बेसिस पे ही बनाया जाता है। आजकल आप देखना सेट एग्जाम के जो स्टेट्स के सिलेबस आते हैं, ये सीएसआर नेट का कॉपी पेस्ट करके आता है। पहले एटलीस्ट थोड़ा सा अलग आता था, अब तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। और इसका मतलब है ये सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस है, उसका भी सिलेबस सेम ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 10-12 मार्क के क्वेश्चंस ऊपर नीचे आएंगे, या सिलेबस थोड़ा सा अलग सा होगा, बट अदरवाइज मेजर पार्ट होता है वो यही होता है। और इसी पे फोकस करिए, आपका मेजर प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। सीएसआर नेट का अगर सिलेबस कर लेते हैं सर, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी सेट एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, या फिर कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, आप इजीली क्लियर कर लोगे। डेफिनेटली। इतना अच्छा चीज, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, कांचन आप 5 बजे का सेशन नहीं अटेंड कर रहे हो ना, लाइव सेशन, इसीलिए 5 बजे के सेशन में मैंने 3-4 बार बताया कि आज 7 बजे सेशन होगा। कोई बात नहीं, मगर ये बाद में आप देख सकते हो, आप तक खबर तो पहुंच चुकी है, तो आप बाद में सेशन देख सकते हो। बस एक चीज है, जो हमारे रिपीटर्स है, जो हमारे रिपीटर्स यहाँ पर सेशंस को देख रहे हैं, तो बस उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपने पहले एग्जाम के टाइम जो आपने मिस्टेक करी थी ना, जो भी गलतियां करी थी, बस उसे रेक्टिफाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एकदम, जो भी आपने गलतियां करी थी, देखो गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वो बुरी बात है। तो अभी आप फिर से जब आप एग्जाम दोगे तो वह गलती नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट किस लिए नहीं आया, क्योंकि आपने वो गलती की। अब वो गलती को क्या करना है, आपको रेक्टिफाई करना है। या आपका टाइम मैनेजमेंट कम हुआ, या फिर आपकी एक्यूरेसी कम थी, आपने ज्यादा टफ क्वेश्चंस को आपने पहले चूज किया, तो सारी चीजें पर आपको मेहनत करना है। सबसे पहले तो वो है, क्योंकि आपका सिलेबस तो हो चुका है, आपने पढ़ाई तो कर ली है, बस अब आपको क्या करना है, आपकी गलती के ऊपर मेहनत करना है। ठीक है, तो निखिल पूछ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है थोड़ा, इट कवर्स एनालिटिकल एंड डेटा एनालिसिस। देखो निखिल, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको फिर भी ये बहुत टफ लग रहा है, टेंशन मत लो, 100 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसके आते हैं, वो 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। आपने देखा होगा, हमने जो एनालिसिस किया था एग्जाम पैटर्न का, 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन आपको कुल मिला के अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 3 क्वेश्चन तो आप छोड़ भी दिए तो भी चलेगा। और अगर छोड़ना नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन पे, बेसिक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा एनालिसिस का भी 2 या 3 फॉर्मूलाज है, बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप अगर 2-3 दिन मेहनत करोगे, प्रॉपर पढ़ाई करोगे, उसकी सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे, तो मतलब मैं डेटा एनालिसिस के लिए कह रहा हूँ, 2-3 दिन की मेहनत में आप ये प्रॉपरली कर सकते हो। बट एज आई से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ पे महाराष्ट्र में एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है 2 साल का कोर्स, तो उस पूरे कोर्स को पढ़ के आप अगर सिर्फ 6 मार्क लाने की कोशिश कर रहे हो 200 में से, तो
फिर उसका ज्यादा फायदा भी नहीं है, फायदा नहीं होगा। तो वो आपको अगर टफ लग रहा है तो आपने कंप्लीटली इग्नोर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो यहाँ पे हमने सारे हाई वेटेज टॉपिक्स दिखाए ये पूरे करके जाना, यहाँ से एक भी टॉपिक मत छोड़ना। आपका जेआरएफ क्या, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आओ। जी हाँ, और अगर अच्छी रैंक लाना है तो सारा सिलेबस एनालिटिकल पढ़ना, ये सारी चीजें आपको उससे कुछ मैटर नहीं पड़ेगा, ठीक है। रैंक 1 भी होता है, जो भी टॉपर होता है उसने भी 100% सिलेबस नहीं किया होता है कभी भी, ठीक है। पार्ट ए का भी बता दे, पार्ट ए में बहुत सारे मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले बताया था अनुराधा, आप इस सेक्शन को रिमाइंड करके देख सकते हो। पार्ट ए में कौन कौन से टाइप के टॉपिक्स आते थे वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स ऑल इन वन यहाँ पे कवर कराया जाता है हमारे ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स में, ठीक है। हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो फोकस्ड होता है, वो सीएसआर नेट के लिए होगा, या फिर गेट का कोर्स होगा तो गेट के लिए होगा, सेट का कोर्स होगा तो सेट के लिए होगा, आरपीएससी का होगा तो आरपीएससी के लिए होगा। ये जो प्रोग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग, एक कोर्स और सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर से, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 अक्टूबर से कुल मिला के ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और ये पुणे ब्रांच में केमिकल साइंसेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अरफाज सर रहेंगे, मैं रहूंगा, सोहन सर रहेंगे, और भी 3-4 फैकल्टीज हैं जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे हर एक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर आप एक पूरा मतलब सिर्फ सीएसआर ने दिसंबर को टारगेट नहीं कर रहे हो, उसके बाद के गेट का एग्जाम, उसके बाद के बार का एग्जाम, टीआईएफआर का एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से बेहतर प्रोग्राम नहीं होगा। ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स मेनली टारगेट करेगा अगले जून के सीएसआर नेट को, दिसंबर तक ऑफ कोर्स सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, मगर गेट तक काफी सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और अभी तो बहुत अच्छा चांस है क्योंकि नेट की एग्जाम है, गेट की है, और बहुत सारी स्टेट के सेट के भी एग्जाम के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो अगर आपको बहुत सारे डाउट्स है तो बहुत सारे बच्चों के सर हमारे डाउट्स ही सॉल्व नहीं होते, तो आप ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आपके लिए यहाँ पर हमेशा फैकल्टी अवेलेबल होते हैं, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। राइट, आज सोहन सर नहीं आए, सोहन सर की तबीयत थोड़ी खराब है। यहाँ पे पुणे में वायरल इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चल रहा है, 2 हफ्ते मैं बीमार था, अब सोहन सर बीमार है। बस दुआ करें सोहन सर जल्दी से ठीक हो जाए, गेट वेल सोहन सर। तो कल परसों तक ही आ जाएंगे सोहन सर, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कि अगला प्लान क्या होना चाहिए अगर कोई पूछ रहा है, तो याद रखिए कि आप जब भी किसी भी बिल्डिंग में घुसते हो तो अगर 5th फ्लोर पे जाना है, 10th फ्लोर पे जाना है, तो हम एक बटन दबाते हैं, एक दरवाजा खुलता है और हम अंदर चले जाते हैं। मगर याद रखिए अगर टॉप फ्लोर पे सक्सेस है तो उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होगी, उस बिल्डिंग में एलिवेटर नहीं होगा, आपको सीढ़ियां चढ़ के ही जाना पड़ता है। मगर सीढ़ियां चढ़ के जाने में सबसे कम दिक्कत कैसे हो सकती है, सीढ़ियां चढ़ के आप सही फ्लोर पे कैसे पहुंच सकते हो, सही मकाम तक कैसे पहुंच सकते हो, ये प्लान अगर आपने प्रॉपरली किया है तो आपको किसी भी चीज के टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्लान है। हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो सबसे पहला टिप है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक अच्छा शेड्यूल बनाओ अगले 90 दिन के लिए, जिसमें मान के चलते हैं कि 60 से 70 दिन आप सिलेबस या जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करना चाहते हो उन सारे टॉपिक्स को कवर करने में बिताओगे, और अगले 30 दिन या 20 दिन आप मॉक टेस्ट करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप पढ़ते वक्त ही सॉल्व करते हो, मगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस देखोगे, हमारा यहाँ पे एग्जाम मैपिंग सीरीज होगा, उस सीरीज को अटेंड करोगे और एक ओवरऑल रिवीजन आप पूरा करोगे। तो ये अगले 60 दिन का आपका प्लान रेडी होना चाहिए। अगले 60 दिन का ये प्लान अगर आपका रेडी है तो जेआरएफ पक्का। सिर्फ जेआरएफ क्या, एसपीएम फेलोशिप मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप जो टॉप 30 रैंक्स को मिलती है, टॉप 30 स्टूडेंट्स को मिलती है, वो भी आप पा सकते हो। तो अभी से प्लान करना, आपका शेड्यूल बनाना है। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ में भी पढ़ाई करते हैं, तो वो भी अपना शेड्यूल बना लें कि 3 महीने में मुझे किस लेवल से आपकी पढ़ाई करनी है, कितना टाइम देना है, कब टाइम देना है, ठीक है, कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, ये अभी ही आपका प्लान बनना चाहिए, ठीक है।
तो मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि आज ना सेशन होने के बाद खाना वाना खा लोगे, 8 बज गए तो भूख लगी होगी सबको, खाना खा लेंगे, उसके बाद एक घंटा बैठ जाओ 9 से 10 के बीच में, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और अगले 2 महीने में पहले हफ्ते में, मतलब आज सोमवार है तो इस हफ्ते क्या क्या पूरा करोगे, अगले हफ्ते क्या क्या पूरा करोगे, उसके अगले हफ्ते क्या क्या पूरा करोगे, ऐसा एक एक हफ्ते का टारगेट बना लो अगले 60 दिनों का, मतलब कुल मिला के अगले 8 हफ्तों का। वो टारगेट अगर आपने प्रॉपरली पूरा किया तो उसके बाद डेफिनेटली CSIR नेट में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको लगेगा कि अरे यार आराम से आसान सा पेपर है, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। पर जो भी प्लान बना रहे हो उसे फॉलो करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त लोग प्लान तो बना लेते, आज प्लान बना लिया, फिर उसके बाद में 8 दिन के बाद फिर से दूसरा प्लान आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना। अगर किसी दिन हो भी जाता है कि आपका प्लान फॉलो नहीं कर रहा है, कि आपने जो टाइम निकाला था, जो भी आप टारगेट कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन उसकी कमी पूरी करना है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके अंदर। कांचन कह रही ऑनलाइन कोर्स तो सफिशिएंट है। अगर ऑनलाइन कोर्स अगर आपने देखा है तो सबसे पहले ही दिन एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको मिलता है, वो वीडियो देखा है तो इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, ये सब उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने प्रॉपरली पूरा का पूरा बता दिया है, कवर कर दिया है, ठीक है कांचन, सो टेंशन मत लो, कुछ भी मिस नहीं किया है आपने, ठीक है। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आया था CUET PhD NDA में। हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं वो CSIR नेट के, गेट के या बार के, TIFR के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। CUET का पैटर्न थोड़ा सा अलग रह सकता है कभी कभी, ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसके बारे में क्या बताओगे आप सर? फोकस, डू नॉट ट्राई टू स्टडी फुल सिलेबस। जैसे अभी हमने देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, MSc में पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 साल के लिए आपका कोर्स होता है, और जहां से आपको CSIR नेट में क्वेश्चन